अमिताभ सर हियर। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं स्टैंडर्ड 11 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। आज इस वीडियो में मैं अकाउंटिंग इक्वेशन का वही क्वेश्चंस टच करूंगा जो कि एग्जाम में पूछा जाता है। और अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर आप इतना क्वेश्चंस अकाउंटिंग इक्वेशंस का बना लेंगे तो आपको अलग से कोई और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इतना इनफ है फॉर योर एग्जामिनेशन, ठीक है ना। और आपको पता है अकाउंटिंग इक्वेशन का सम जो है वो 8 मार्क्स का जनरली एग्जामिनेशन में पूछा जाता है एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट वन। सो आइए, और मैं इसका जो भी क्वेश्चंस मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, यू विल गेट ऑल दीज क्वेश्चंस इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ये सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो आइए बनाते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। बट बिफोर दैट मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में, कि अकाउंटिंग इक्वेशन होता क्या है। तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप याद रखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल के बेसिस पे होता है। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट हमसे कहता है कि जब भी अकाउंट्स में कोई भी ट्रांजैक्शंस हो, ट्रांजैक्शंस अगर आपको नहीं पता ट्रांजैक्शंस तो आप मेरे पहले के वीडियोस जरूर देख लें। स्टैंडर्ड 11 आप प्ले लिस्ट में चले जाए, वहां जो बेसिक कंसेप्ट्स का वीडियो है उसको जरूर देख लीजिए आप, तो आपको ट्रांजैक्शंस के बारे में आइडिया हो जाएगा कि ट्रांजैक्शंस क्या होता है। तो डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट कहता है कि हमारे बिजनेस में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, जब भी होते हैं, व्हेनेवर दे अकर एन इक्वेशन फॉलोज, एक इक्वेशन भी उसके साथ साथ अराइज होता है और उसी इक्वेशन को हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। क्या है वो इक्वेशन? आपको पता, आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा इक्वेशन के बारे में कि एक लेफ्ट हैंड साइड होता है, एक राइट हैंड साइड होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आता है एसेट्स, लेफ्ट हैंड साइड में आता है एसेट्स, इसको आप नोट कर लेंगे। और राइट हैंड साइड में आता है कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। और ये जो इक्वेशन मैंने लिखा LHS इज इक्वल टू RHS, देखिए दो साइड है, एक LHS है एक RHS है। दिस इक्वेशन इज नोन एज अकाउंटिंग इक्वेशन। और हम लोग अभी यही प्रूव करने वाले हैं कि हर एक ट्रांजैक्शन के साथ हमारा ये इक्वेशन टैली हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो आइए मेरे साथ आप बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे बनेगा। सी, आप अपने नोटबुक को हॉरिजॉन्टली, ये जो फॉर्मेट में बनाऊंगा अपने नोटबुक में हॉरिजॉन्टली आप इसको बनाओगे, वर्टिकली नहीं, हॉरिजॉन्टली बनाओगे, ठीक है ना। ये मैं बना रहा हूं अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट, ठीक है ना बाबू लोग। चलो ये देखो, ये पहला कॉलम हो गया हमारे ट्रांजैक्शंस का। सबसे पहले वाले कॉलम में व्हाट वी राइट ट्रांजैक्शंस। दूसरे वाले कॉलम में हम लोग क्या करते हैं, दूसरे वाले कॉलम में हम लोग देखो, ये जो कॉलम था इसको मैंने 2 रोज में बदल दिया और पहले वाले रो का मैंने यहां पे नाम दे दिया एसेट्स। और जो हमारा थर्ड कॉलम है, थर्ड कॉलम को भी मैंने 2 रोज में बांट दिया, तो ऊपर वाले रो का मैं नाम दे रहा हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटी। फॉर्मेट बना लिया। अब आइए आप मेरे साथ बनाएंगे अकाउंटिंग इक्वेशन, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा कि इसमें हम लोग सारे इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शंस को टच करेंगे, जिससे आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा और साथ में एग्जामिनेशन के लिए भी तैयारी हो जाएगा। तो सबसे पहला ट्रांजैक्शन मैं यहां पे लिखता हूं, नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 5 lakhs। स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश रुपीज 5 lakhs। तो कह रहा है जो प्रोप्राइटर है, जो ओनर है,
वो 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, 5 लाख रुपए से अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। तो भाई जब भी हम अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे ना, तो हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है कि बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस से क्या चला गया। तो बिजनेस के पास आया क्या, अगर प्रोप्राइटर बिजनेस चालू कर रहा है, स्टार्ट कर रहा है, तो बिजनेस के पास क्या आया, कैश आया। एंड कैश इज वन काइंड ऑफ असेट, वो एक तरह का असेट होता है। तो आप यहाँ एसेट साइड में यहाँ पे ओपन करेंगे कैश और उसके नीचे लिख देंगे 5 lakhs, ठीक है ना। अब देखिए, जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करें, चाहे वो कैश से करें, चाहे फर्नीचर से करें, चाहे गुड्स से करें, कोई भी चीज से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, किसी भी एसेट से हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं, तो इट बिकम्स आवर कैपिटल, ये हमारा कैपिटल भी बन जाता है। तो कैपिटल किस तरफ है, राइट हैंड साइड में है। तो मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल और मैं उसके नीचे लिख दिया 5 lakhs। तो हमने देखा जैसे ही हमारा पहला ट्रांजैक्शन इज ओवर, आवर अकाउंटिंग इक्वेशन इज टैलिड, दैट इज LHS इज इक्वल टू RHS। अब इसको क्या करना पड़ता है, इसको टोटल करना पड़ता है। मैं इसको टोटल कर रहा हूं। आफ्टर द अकरेंस ऑफ द फर्स्ट ट्रांजैक्शन, आवर लेफ्ट हैंड साइड इज 5 lakhs एंड आवर राइट हैंड साइड इज आल्सो 5 lakhs। आई होप दिस इज क्लियर। अब मैं आ जाता हूं सेकेंड ट्रांजैक्शन में। सेकेंड ट्रांजैक्शन में मैं लिखता हूं यहां पे परचेज्ड ए फर्नीचर फॉर ₹20,000, है ना। मतलब ये कि हमने एक फर्नीचर खरीदा अपने बिजनेस के लिए। कितने का खरीदा, 20,000। एंड यू नो, फर्नीचर खरीद लिया, मतलब मेरे बिजनेस में क्या आ गया, एसेट्स आ गया। तो मैं यहाँ पे एसेट साइड में एक नया हेडिंग खोल रहा हूं फर्नीचर का, और उसके नीचे मैं यहां पे लिखता हूं 20,000 हमने लिखा। अब भाई ये फर्नीचर खरीदा तो ये हवा में तो नहीं ना आया बाबू। फर्नीचर खरीद लिया मतलब हमारे बिजनेस से क्या चला गया, कैश चला गया, कैश इज गोइंग आउट। तो हमारे पास अभी कितना कैश था, 5 lakhs, उसमें से कितना चला गया, 20,000 रुपया कैश चला गया। तो मैं 20,000 रुपया यहां कैश में से माइनस कर रहा हूं। आई एम सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम कैश 20,000। अब आ जाइए, देखता हूं कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आया या नहीं आया। उससे पहले ये जो ट्रांजैक्शन हुआ ना फर्नीचर खरीदने का, इससे हमारे कैपिटल में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो यहां पे मैंने 0 बैठा दिया। फर्क सिर्फ किसमें पड़ा, फर्नीचर और कैश में। अब मैं देखता हूं मेरे पास कैश कितना बचा, इससे इसको माइनस कर लो, यू विल गेट 4,80,000 प्लस फर्नीचर हमारे पास आ गया 20,000 का। और उधर अगर राइट हैंड साइड की बात करें तो मेरे पास कैपिटल रह गया 5 lakhs का, ठीक है। और तो इधर आप देखो लेफ्ट हैंड साइड आ गया 5 lakhs एंड राइट हैंड साइड इज आल्सो 5 lakhs। तो LHS इज इक्वल टू RHS, और यहां पे आपको लिख देना है न्यू इक्वेशन, ठीक है ना। अब मैं आता हूं अपने थर्ड ट्रांजैक्शन में। थर्ड ट्रांजैक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वन, बहुत ध्यान से आप इसको देखेंगे। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश ₹30,000। भाई क्या हो रहा है, अब मैं गुड्स खरीद रहा हूं। कितने का गुड्स खरीद रहा हूं, 30,000 रुपए का। और आखिर हम लोग गुड्स खरीदते क्यों हैं, बेचने के लिए खरीदते हैं। खैर वो बात की बात है। अभी मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो मेरे बिजनेस में भाई कौन सा एसेट बढ़ने वाला है, मेरे बिजनेस में बढ़ने वाला है स्टॉक। तो मैं यहां पे लिख दूं स्टॉक, ठीक है ना। व्हेनेवर यू विल परचेज गुड्स योर स्टॉक इज गोइंग टू इंक्रीज। तो मैं यहां पे स्टॉक लिख दिया 30,000। So let me write just below the stock 30,000. And you see, अब आप अकाउंटेंसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहां पे सीखने वाले हो कि जब भी किसी का नाम दिया रहेगा ना, सप्लायर का नाम दिया रहेगा, आप गुड्स खरीद रहे हो जिससे उसे सप्लायर कहते हैं। तो जब भी किसी सप्लायर का नाम दिया रहेगा
तो समझ लेना, ये प्रेज्यूम कर लेना कि हमने गुड्स उधार में खरीदा। ऑन क्रेडिट, वी हैव बॉट द गुड्स फॉर क्रेडिट, हमने उधार में खरीदा। और उधार का मतलब होता है अकाउंट्स में लायबिलिटी, और जिस पर्सन से हम उधार लेते हैं उसे हम कहते हैं क्रेडिटर। तो मैं यहां पे लायबिलिटी साइड में यहां ओपन करता हूं एक हेडिंग क्रेडिटर, ठीक है ना। मैंने यहां क्रेडिटर लिख दिया। कितने का क्रेडिटर आ गया? 30,000 का। सो जैसे ही मैंने गुड्स उधार में खरीदा, मेरा स्टॉक बढ़ गया और इधर हमारा क्रेडिटर बढ़ गया। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया तो ये जीरो हो गया। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं आया, जीरो हो गया। कैश में कोई चेंज नहीं आया तो मैंने जीरो बैठा दिया। अब आप जो है ना इसको टोटल कर लेंगे, गेट द टोटल ऑफ इट। सो कैश रिमेन्स एज 4,80,000, your furniture remains as 20,000, your stock remains as 30,000. What about your capital? Your capital is 5 lakhs and your creditor is 30,000. ठीक है, और यहां पे मैं लिख देता हूं इसको न्यू इक्वेशन। और अगर आप काउंट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, you will get the same। लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ के देखो कितना आ रहा है, 5,30,000, और उधर भी आ रहा है 5,30,000। अब मैं आता हूं फोर्थ ट्रांजैक्शन में। सोल्ड गुड्स फॉर कैश कॉस्टिंग ₹20,000 एट ₹25,000। कहता है कि गुड्स तो हमने खरीद लिया, अब हमारा काम होगा गुड्स को बेचना। तो मैं यहाँ पे गुड्स बेच रहा हूं, देख लो सब कोई कि 20,000 का गुड्स मैंने 25,000 में बेचा। अरे भाई, अरे बाबू लोग जरा ध्यान दो कि जब हम गुड्स खरीदे थे, when we have bought the goods, हमारा स्टॉक बढ़ गया था ना। अब जब आप गुड्स को बेचोगे तो एक छोटा सा नन्हा सा बच्चा भी बता देगा कि सर अब क्या होगा कि हमारा स्टॉक विल डिक्रीज, हमारा स्टॉक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो कॉस्ट प्राइस है ना स्टॉक का, उससे मैं अपने स्टॉक को यहां पे माइनस कर रहा हूं। 20,000 का गुड्स मैंने 25,000 में बेचा, तो हमारा स्टॉक घट गया। जैसी गुड्स बेचोगे स्टॉक घटेगा, तो स्टॉक को मैंने 20,000 से घटा दिया। अब ये बताओ, 20,000 का गुड्स अगर मैंने 25,000 में बेच दिया तो हाउ मच प्रॉफिट वी हैव गॉट, कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया? टेल मी दैट। 20,000 का गुड्स मैंने 25,000 में बेच दिया, यानी 5,000 का अपने को प्रॉफिट हो गया। अब इस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन में, ये आपको याद रखना है कि हम लोग कैपिटल के साथ ऐड करेंगे। तो जब भी हमारा प्रॉफिट होगा, उस प्रॉफिट को वी विल ऐड टू द कैपिटल, और जब भी हमारा कोई लॉस होगा वी विल सबट्रैक्ट इट फ्रॉम द कैपिटल। बस इतना याद रखना है आपको। तीसरी बात, ये एक ऐसा ट्रांजैक्शन है जो 3 जगह को इफेक्ट करेगा। एक तो आपने देखा इससे स्टॉक हमारा घट गया, एक आपने देखा जो प्रॉफिट आया उससे हमने कैपिटल को बढ़ा दिया, और भाई जब आपने गुड्स को बेचा तो आपके पास कैश भी आया या नहीं आया? 20,000 का गुड्स आपने 25,000 में बेचा था, तो 25,000 रुपया कैश भी आ गया आपके पास। तो आपका कैश बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो मैं यहां पे कैश में 25,000 ऐड करने वाला हूं। अब देखता हूं कि हमारा इक्वेशन क्या बात करता है। आइए इसको ऐड करते हैं। पहले तो मैं कैश देख लिया, कैश मेरे पास अब हो गया 5,05,000 प्लस। फर्नीचर में इस ट्रांजैक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये जीरो हो गया, एंड फर्नीचर रिमेन्स एज 20,000 प्लस हमारे पास स्टॉक बच गया 10,000 का, एंड देन आई हैव गॉट कैपिटल ऑफ 5,05,000 प्लस क्रेडिटर रह गया हमारे पास 30,000 का। और बाबू लोग अगर मैं इसको काउंट करूं तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ रहा है 5,35,000 और राइट हैंड साइड भी आ रहा है 5,35,000, और मैं यहां पे इसको लिख देता हूं न्यू इक्वेशन। लेट मी राइट डाउन न्यू
इक्वेशन। इज इट क्लियर? मुझे पूरा समझ आ रहा है कि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको ये जो है ना अकाउंटिंग इक्वेशन अच्छे से समझ में आ रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन। नाउ लेट मी कम टू द नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, पेड रेंट ₹5,000। अब लीजिए भाई, अपने शॉप का हम किराया दे रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं। कितना रेंट पे कर रहे हैं? 5,000 रुपीज। सो व्हाट विल हैपन व्हेन यू पे रेंट? जब आप रेंट पे करोगे तो आपके जेब से कैश चला गया, यानी आपका ये जो कैश नजर आ रहा है ये घट गया। कितने से घट गया? बाय हाउ मच अमाउंट? आप 5,000 से पे कर रहे हो तो मैं 5,000 से कैश को घटा देता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। 5,000 से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट? 5,000 से आपका कैश घट गया, ये आपके लिए एक्सपेंडिचर है, आप रेंट पे कर रहे हो, दिस इज योर एक्सपेंडिचर। एंड व्हेनेवर देयर विल बी एक्सपेंडिचर, योर कैपिटल विल आल्सो डिक्रीज, आपका कैपिटल घट जाएगा। जब भी कोई लॉस होगा कैपिटल घटेगा, जब भी कोई एक्सपेंडिचर होगा कैपिटल घटेगा, बिकॉज अल्टीमेटली एक्सपेंडिचर से हमारा लॉस बढ़ता है, तो इसलिए कैपिटल घट जाएगा 5,000 से। तो आप 5,000 से यहां कैपिटल को माइनस कर देंगे। एंड नाउ अब आप आ जाइए इधर और देख लीजिए कि आपका क्या टोटल आ रहा है। तो यहां पे मैं फिर से लिख देता हूं न्यू इक्वेशन, इससे आप इसको माइनस कर दो, यू विल गेट 5 lakhs, देन this is 20,000, then this is 10,000, इससे इसको माइनस कर लो बाबू, तो you will get 5 lakhs and your creditor remains as 30,000, your creditor remains as 30,000। और अगर इसको काउंट करोगे तो इन लेफ्ट हैंड साइड I am getting 5,30,000 and in the right hand side also I am getting 5,30,000। now let me come to number 6, received commission ₹3,000। अब क्या है कि हमने कमीशन रिसीव किया 3,000 का। तो भाई कमीशन अगर हमने रिसीव किया 3,000 का तो हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैश इज फ्लोइंग इनटू आवर बिजनेस। तो मेरे बिजनेस में कैश आ रहा है 3,000, तो मैं कैश में 3,000 ऐड कर रहा हूं। I am adding 3,000 to the cash, and since we are receiving commission, this is one kind of income, ये हमारे लिए इनकम है। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि जब एक्सपेंडिचर होता है तो मैं कैपिटल को घटाता हूं, लेकिन whenever there will be income, I will add it to the capital, और कैपिटल में मैं इसको क्या करूंगा? ऐड करूंगा। तो इसलिए मैं इस 3,000 को कैपिटल के साथ ऐड करने वाला हूं। क्लियर? अब आप आ जाइए, इसको टोटल कर लेता हूं। तो देखिए ये आ गया 5,03,000 प्लस 20,000 प्लस 10,000, this is 5,03,000 and this is 30,000। तो इस तरह से ये एक सम तो हम लोगों ने बना लिया, और मैं आपसे कहूंगा कि ये काफी बेसिक सम था अकाउंटिंग इक्वेशन का। इससे अकाउंटिंग इक्वेशन का कंसेप्ट आपका बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अगर इस सम को आप एक से अधिक बार बना ले अच्छे से, तो कंसेप्ट अकाउंटिंग इक्वेशन का बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अब मैं जो सेकंड सम में आता हूं, ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का होगा, इससे थोड़ा सा एडवांस। अगर इस सम से आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया हो तो इस सम को, जो सेकंड नंबर ऑफ सम हम लोग बनाएंगे, इससे आपको वो सम काफी आसान लगेगा। तो आइए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आप फिर से एक फॉर्मेट बना लीजिए अकाउंटिंग इक्वेशन का।
इसमें मैं आपको कुछ एडवांस ट्रांजैक्शंस सिखाने वाला हूं, सो यू हैव टू बी केयरफुल। ये मैंने फर्स्ट कॉलम का नाम दे दिया ट्रांजैक्शंस, सेकंड कॉलम में मैंने 2 रोज बना दिया, यहां पे एक असेट्स का नाम दे दिया और दूसरा मैं यहां पे लिखता हूं कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ठीक है, तो आप वीडियो को पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं। तो अब देखिए, मैं सबसे पहला ट्रांजैक्शन में आता हूं, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹1 lakh एंड फर्नीचर ₹10,000। अब ऐसा है कि हम दो एसेट से अपना बिजनेस को स्टार्ट कर रहे हैं, एक कैश 1 लाख और दूसरा फर्नीचर 10,000। ठीक है ना, ये 2 एसेट से हम अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे बिजनेस में दो एसेट्स आ रहा है, क्या क्या? सबसे पहले आ रहा है कैश, तो मैं यहां पे लिख देता हूं कैश और इसके नीचे मैं लिख रहा हूं 1 लाख। और दूसरा जो एसेट आ रहा है वो है फर्नीचर, तो मैं फर्नीचर के नीचे यहां पे लिख दिया 10,000। और अभी मैंने आपको बताया है इन द फर्स्ट क्वेश्चन आई हैव टोल्ड यू दैट व्हेनेवर यू विल स्टार्ट अ बिजनेस, मे बी विथ फर्नीचर, मे बी विथ कैश, मे बी विथ गुड्स, तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? कैपिटल। तो मैं यहां पे राइट हैंड साइड में आता हूं और इस जगह लिखता हूं कैपिटल, तो हमारा टोटल कैपिटल आ जाएगा। इन दोनों को मैं काउंट कर रहा हूं, तो आई एम गेटिंग 1,10,000 एज माय कैपिटल। अब आप देख सकते हैं कि आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या आ गया? इक्वल आ गया। तो आप इस तरफ आ जाओ, कैश आपके पास रह गया 1 लाख, फर्नीचर 10,000, कैपिटल इज 1,10,000, and I can see my left hand side is equal to my right hand side. Clear? Now the next one. Borrowed a loan from SBI ₹50,000. By what happened? I have to expand my business now. मेरे बिजनेस को मैं एक्सपैंड करूंगा, तो फॉर दैट आई रिक्वायर फंड, मुझे पैसे चाहिए। तो मैं ये पैसे कहां से ले रहा हूं? मैं ये पैसे SBI से ले रहा हूं एज अ लोन। ठीक है, तो SBI ये पैसे मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। तो मेरे पास एक नया एसेट आ गया, कैश एट बैंक। तो मैं एसेट साइड में यहां पे ओपन करता हूं बैंक और उसमें लिख देता हूं 50,000। एंड व्हाट विल हैपन नेक्स्ट कि इफ यू बोरो अ लोन दैट विल क्रिएट योर लायबिलिटी, वो आपका लायबिलिटी क्रिएट करेगा। एंड इन द लायबिलिटी साइड मैं यहां पे खोल देता हूं बैंक लोन का हेडिंग, बैंक लोन, एंड दिस इज 50,000। ठीक है, अब आप काउंट करते हैं कि हमारा LHS इज इक्वल टू RHS हुआ या नहीं हुआ। तो भाई ये 1 लाख हो गया, प्लस ये 10,000 हो गया, प्लस ये 50,000 हो गया, ये आ गया आपका 1,10,000 और ये बैंक लोन हो गया 50,000। सो अगर मैं काउंट करूं ना LHS और RHS, मुझे इक्वल मिल जाएगा। आप लोग भी देख सकते हैं कि LHS आ रहा है 1,60,000 और इधर RHS भी आ रहा है हमारा कितना? 1,60,000। सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, आपको समझ में आ रहा है। अब मैं आता हूं थर्ड ट्रांजैक्शन में, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश
₹30,000 and on credit ₹20,000. Purchase goods for cash ₹30,000 and on credit ₹20,000. भाई बड़ा आसान है सर। अभी आपने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि जब भी हम लोग गुड्स परचेज करेंगे सर तो व्हाट विल इंक्रीज इन आवर बिजनेस, द स्टॉक विल इंक्रीज, स्टॉक बढ़ जाएगा हमारा। तो यहां पे मैं लिख देता हूं स्टॉक, ठीक है। और कितने का स्टॉक बढ़ेगा आप देखो, मैंने गुड्स 30,000 और 20,000 टोटल 50,000 का खरीदा, तो ये 50,000 रुपया मैंने स्टॉक में बढ़ा दिया। क्लियर, हमने स्टॉक को बढ़ा दिया 50,000 से। एंड व्हाट नेक्स्ट, आउट ऑफ दिस 50,000 आपने कैश में खरीदा 30,000 का गुड्स। तो गुड्स खरीदोगे बाबू तो कैश विल गो आउट ऑफ योर बिजनेस, यानी आपका कैश जो है वो घटेगा। ये 1 लाख का जो कैश है ये घट गया 30,000 से। तो 50,000 में से 30,000 का गुड्स तो हमने कैश में खरीदा और बाकी 20,000 का गुड्स हमने उधार में खरीदा। और भाई जब उधार में खरीदोगे, क्रेडिट में खरीदोगे, तो उस आदमी को हम लोग कहते हैं क्रेडिटर, वो हमारे लिए लायबिलिटी होता है। तो मैं इधर लायबिलिटी साइड में आता हूं और यहां लिख दूं क्रेडिटर और उसके नीचे लिख दूं 20,000, ठीक है ना। तो इस ट्रांजैक्शन से हमारे फर्नीचर में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, हमारे बैंक में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, बैंक लोन में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, सब में मैंने 0 बैठा दिया। अब इसको मैं काउंट करता हूं। कैश हमारे पास रह गया 70,000, फर्नीचर रिमेन्स एज 10,000, 50,000 इज फॉर बैंक, 50,000 is for stock, 1,10,000 is for capital, 50,000 is for bank loan and 20,000 is for creditor. अगर आप काउंट करोगे you will get the same total throughout. ये हमारा न्यू इक्वेशन हो गया। ओके, नाउ अब मैं आता हूं फोर्थ ट्रांजैक्शन में। तो सी ऑल ऑफ यू लुक एट हियर। तो मैं इसको बेचूंगा, ये जो गुड्स मैंने खरीदा उसको मैं सोल्ड करूंगा। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 एट ₹30,000 टू विराट। कहता है कि आपने 25,000 का गुड्स 30,000 में बेच दिया। किसे बेच दिया? विराट को बेच दिया। तो भाई जब किसी कस्टमर का नाम दिया हुआ रहेगा ना, तो आप समझ लोगे कि आपने उसको उधार में बेचा, क्रेडिट में बेचा। और जैसे ही आप क्रेडिट में बेचोगे उस पर्सन को हम लोग कहते हैं डेटर। क्या बोलेंगे? डेटर। क्रेडिटर आता है लायबिलिटी में, डेटर आ जाएगा एसेट में। तो मैं यहां एसेट में एक और हेडिंग यहां पे ओपन करता हूं डेटर का, और उसके नीचे लिख दूं कितने में मैंने बेचा विराट को, 30,000 में। तो हमारे पास डेटर आ गया 30,000 का। भाई मैंने गुड्स बेचा तो मेरा जो स्टॉक है ना वो घटने वाला होगा। स्टॉक विल डिक्रीज। जब खरीदते हैं गुड्स तो स्टॉक बढ़ता है, बेचोगे तो घटेगा। तो स्टॉक विल डिक्रीज बाय 25,000। मैंने 25,000 कॉस्ट प्राइस के गुड्स को बेचा, तो मैं स्टॉक में से 25,000 माइनस कर दूंगा। एंड व्हाट नेक्स्ट? 25,000 का गुड्स मैंने 30,000 में बेचा, विच मीन्स 5,000 का अपने को क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया रे बाबू, प्रॉफिट। तो ये प्रॉफिट को आप कैपिटल के साथ ऐड कर देंगे। नाउ लेट मी काउंट। अब मुझे काउंट करना है दोनों तरफ ये इक्वल आया या नहीं आया। तो इस ट्रांजैक्शन से हमारे कैश में कोई फर्क नहीं, हमारे फर्नीचर में कोई फर्क नहीं, हमारे बैंक में कोई फर्क नहीं। तो हमारे पास कैश रह गया 70,000 और ये आपका फर्नीचर रह गया 10,000 का, 50,000 रह गया आपके बैंक में और 25,000 रह गया स्टॉक में एंड 30,000 रह गया डेटर में। और कैपिटल की अगर मैं बात करूं तो 1,15,000 रह गया कैपिटल में, 50,000 रह गया बैंक लोन में एंड
20,000 रह गया क्रेडिटर्स में। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख दूं न्यू इक्वेशन, और फिर मैं आता हूं नंबर 5। नंबर 5 विल बी द ओनर purchased a table fan for rupees 5,000 for his residence। भाई क्या लिखा हमने, आप वीडियो को पॉज कर करके इसको लिख लीजिएगा। मैंने क्या लिखा, the owner purchased a table fan for rupees 5,000 for his residence। अपने घर के लिए ओनर ने एक टेबल फैन खरीदा। अरे बाबू, आपने इससे पहले वाला वीडियो अगर हमारा देखा होगा तो आपको पता होगा कि इसे हम लोग ड्राइंग्स कहते हैं। और जब भी ड्राइंग्स होगा, याद रखो, तो क्या हो रहा है, ओनर बिजनेस से पैसा निकाल रहा है, निकाल के अपने घर के लिए सामान खरीद रहा है, तो बिजनेस का कैश घट गया। तो ये जो कैश है उसको मैं 5,000 से माइनस कर दूंगा, 5,000 से माइनस कर दूंगा। और जब भी ड्राइंग्स होगा ना, तो आपका कैपिटल भी माइनस होगा, इसको याद रखना है। तो मैंने कैपिटल भी 5,000 से माइनस कर दिया। अब मैं यहाँ पे फाइनल इक्वेशन निकाल रहा हूं कि भाई क्या होने वाला है। तो 70 माइनस 5 विल बी 65,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 प्लस मेरे पास स्टॉक रह गया 25,000 का, डेटर रह गया 30,000 का, ये रह गया 1,10,000 का, ये आ गया आपका 50,000 का, और ये रह गया 20,000 का। तो इसको अगर मैं काउंट करूंगा ना, तो दोनों तरफ क्या आ जाएगा, इक्वल, और इसको कहोगे फाइनल इक्वेशन। फाइनल इक्वेशन। तो इस तरह से मैंने आपको ये दो सम्स बताया, और ये दो सम्स आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगले वीडियो में अकाउंटिंग इक्वेशन पार्ट 2 में मैं आपको आगे का सम्स बताऊंगा, टेक्स्ट बुक का सम्स। ठीक है ना, ये सारे भी टेक्स्ट बुक के सम्स है, तो आप इसको अच्छे से बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिए। दिस ऑल आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन।